नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में अब बरादर सरकार बनने जा रही है। कल तालिबानी सरकार का ऐलान होने जा रहा है, लेकिन इस सरकार में कुछ लोचा है। आतंकवाद को लेकर तालिबानी रणनीति का लोचा है, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर लोचा है, कथनी और करनी का लोचा है। आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ तालिबान अब चीन के जाल में भी फंसता जा रहा है, जिसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ करने की फिराक में है। आपको बताएंगे ड्रैगन की तालिबानी साजिश। लेकिन शंखनाद की शुरुआत तालिबान के कश्मीर वाले बयान के साथ। तालिबान ने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर अपनी राय रखी है, लेकिन तालिबान की यह राय उसके पिछले बयानों से बिल्कुल उल्टी है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आखिर तालिबान पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि यहां हर बात में कुछ लोचा है। आखिर तालिबान पर कितना भरोसा किया जाए? क्या सच में तालिबान सुधर गया है? क्या सच में अब तालिबान आतंकवाद के खिलाफ है? क्या सच में तालिबान अब दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारेगा? आखिर कैसे भरोसा करें इस तालिबान पर, जिसकी नींव ही आतंकवाद से शुरू हुई, जिसके काबुल शहर की सुरक्षा पाकिस्तान के आतंकी संगठन हक्कानी के हाथों में है, जो आतंकी संगठन अल कायदा के आतंकियों के साथ बैठक करता है। आखिर कैसे भरोसा करें उस तालिबान पर जो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है, जिसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका अंदाजा तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के बयान से लगाया जा सकता है, जो कश्मीर का राग अलापने लगे हैं। मुसलमान के तौर पर हमें भारत के कश्मीर या किसी अन्य देश में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, आपके देश के नागरिक हैं, वे आपके यहाँ के कानून के हिसाब से समान हैं। तालिबान ने कश्मीर का राग छेड़ा तो बीजेपी तालिबान पर हमलावर हो गई। गलती से भी अगर तालिबान ने भारत के खिलाफ कोई साजिश और षड्यंत्र करने की कोई भी अगर कोशिश की, तो तालिबान का अस्तित्व मिटा देंगे, तालिबान का सफाया कर देंगे। इतिहास के पन्नों में तालिबान का सिर्फ नाम बचेगा। कुछ लोग वो जो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते थे, आज उनके भी मुंह बंद हैं। कश्मीर तरक्की की ओर है और भारत की सेना, भारत के जो सुरक्षा बल हैं, अपने आप में सक्षम है। इस प्रकार की कोई भी शक्ति अगर ऐसी कोशिश करेगी तो उसको नाकाम किया जाएगा। भारतीय राजदूत ने भले ही तालिबान के साथ दोहा में बातचीत की हो, लेकिन ये बातचीत औपचारिक थी, जिसका न्योता खुद तालिबान ने दिया था। भारत सरकार ने साफ किया है कि वहां फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए तालिबान से बातचीत करना जरूरी है, लेकिन आतंकवाद या भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो मेन कंसर्न है, वन ऑफ द प्राइमरी इमीडिएट कंसर्न इज that Afghan soil should not be used for terrorist, anti-Indian activities or terrorism against India. I think you saw that in our press release. हमने इस बारे में काफ़ी कह रखा है। ये हमारा एक मेन मुद्दा है और इस पे ही मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा फोकस यही है। तो मैं स्पेसिफिक इश्यूज पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारी रोड मैप के बारे में देखते हैं कैसे आगे क्या बढ़ता है। तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो कभी कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताता है, कभी भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने का भरोसा देता है, तो कभी कश्मीर को लेकर इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि तालिबान में आतंकी संगठनों की घुसपैठ। पाकिस्तान का हक्कानी ग्रुप हो या फिर जैश, लश्कर और अल कायदा जैसे आतंकी संगठन, जिनके साथ मिलकर तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने का रोड मैप तैयार कर रहा है। मान्यता देने के लिए मेरे विचार से भारत को अभी काफ़ी वेट करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा तालिबान कैसे बिहेव कर रहा है, अलग अलग रंग बदल रहा है और अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहा है, और उनके एक्शन जो ग्राउंड पे चल रहे हैं वो भी इस चीज़ को जाहिर नहीं करते कि तालिबान कोई खास बदल गया है। वो 2001 वाला ही तालिबान नज़र आ रहा है। तो उस हालत में भारत को अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी मान्यता देने के लिए। जहां तक बातचीत का सवाल है, इवैक्यूएशन के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई चारा है बिना बातचीत।
आतंकी संगठन अब अफगानिस्तान को जन्नत समझ रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिश का नया अड्डा बनाने की तैयारी में है, जहां बार बार कश्मीर का मुद्दा उठ रहा है। 31 अगस्त को अमेरिका के तालिबान छोड़ने के बाद अलकायदा ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने और अमेरिका पर जीत की बधाई दी थी। अपने संदेश में अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया था। इस्लाम के दुश्मनों के हाथ से सोमालिया, यमन और कश्मीर को आजाद कराने की शक्ति दे। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने भी अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद अपनी मैगजीन अल नूर में तालिबान को बधाई दी, जो बताता है कि तालिबान को लेकर आतंकी संगठन कितने सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कंधार में तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें कश्मीर को लेकर मदद मांगी थी। ये वही मसूद अजहर है जिसे मुल्ला बिरादर का करीबी माना जाता है। जब मसूद अजहर की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया था तो उसे कंधार में रोका गया था, जहां तालिबान ने अजहर की रिहाई में बड़ी भूमिका अदा की थी। अकेला तालिबान नहीं है, उसके अंदर LET भी लड़ रहा है, उसके अंदर JEM भी लड़ रहा है, उसके अंदर AQIS भी लड़ रहा है, उसके अंदर ISKP भी लड़ रहा है। ये भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे उनकी लीडरशिप के ऊपर। उनकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है कि उन्हें गवर्न करना है, लेकिन इन सब ग्रुप्स को प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये लोग तो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे और इस इन्फ्लुएंस में इन्हें आना भी पड़ेगा, इनके लीडर्स को भी आना पड़ेगा। ये बात जब इन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि ये बायलैटरल इशू है, तब भी हमने इनके ऊपर विश्वास करना मेरे विचार से तर्कसंगत नहीं था। अभी भी विश्वास करना तर्कसंगत नहीं है। कश्मीर में बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान में उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जहां सारे पाकिस्तानी आतंकी संगठन तालिबान के चारों ओर मंडरा रहे हैं। ISI पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन हिंदुस्तान की नजर हर हरकत पर है, पाकिस्तान की हर साजिश पर, अफगानिस्तान पर बदल रहे हर समीकरण पर है, जिससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। आज तक ब्यूरो। एक और कश्मीर का सवाल है तो वहीं दूसरी ओर चीन से प्यार। तालिबान में नई सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद चीन से है, जिसे लगता है कि चीन अफगानिस्तान का विकास करेगा, जिन्हें लगता है चीन तालिबान सरकार की गरीबी को दूर करेगा। लेकिन चीन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। चीन की नजर अफगानिस्तान की जमीन पर छिपे खजाने पर है। चीन तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने का प्लान बना रहा है। ऐसे में तालिबान और चीन के बीच बन रहे नए रिश्ते में भी कुछ कुछ लोचा है। ये तैयारी है अफगानिस्तान में नई सरकार की। ये तैयारी है तालिबान की नई हुकूमत की, जिसकी कमान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर संभालने वाला है। तालिबान सरकार का रोड मैप तैयार हो चुका है। विदेश मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक के नाम तय हो चुके हैं, जिनका जल्द ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तालिबान की नई हुकूमत की तस्वीरें सामने आई हैं। सरकार बनने से पहले तालिबान ने शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें जारी की हैं। अफगानिस्तान में परेड हो रही है, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। तालिबान अपनी ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान इसके साथ ही अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। एक और आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बता रहा है, तो दूसरी ओर चीन के जाल में फंसता नजर आ रहा है, जिसे उम्मीद है कि चीन अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था संभालेगा, जिसे उम्मीद है कि चीन अफगानिस्तान में विकास के रास्ते खोलेगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता ने चीन पर पूरा भरोसा जताया है। बले चीन زموږ په څنګ کې ډېر مهم او پیاوړی هیواد ده او د چین سره زموږ اړیکې ډېر مثبت او ښې تیرې شوې دي. غواړو دغه مثبت او ښې اړیکې لا قوي او لا پیاوړې شي او یو د بل باندې اعتماد کچې ته لا ورسیږي. موږ د نظام په شکل تبارز کوو چین سره तालिबान की मजबूरी है कि आखिर देश चलाने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। अफगानिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन तालिबान की सरकार विदेश में जब्त अफगान केंद्रीय बैंक के 10 अरब डॉलर की संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसे पाने के लिए तालिबान को उन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान की फंडिंग पर रोक लगा दी है। ऐसे में तालिबान को चीन में उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। कुछ दिन पहले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया और चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। चीन भी लगातार तालिबान का समर्थन करता रहा है, जिससे तालिबान में अपने कई फायदे नजर आ रहे हैं।
अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन यानी करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, जिस पर चीन की नजर है। चीन अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए भी कर सकता है। इसके अलावा चीन उइगर मुस्लिमों की आवाज दबाने का काम भी अफगानिस्तान से करेगा। तालिबान चीन को भरोसा दिला चुका है कि वो उइगर मुस्लिमों के कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखेगा। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा तालिबान से चीन के लगाव की एक वजह हिंदुस्तान भी है, जो भारत के खिलाफ तालिबानी जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही निकी हेली ने चीन की इस साजिश का खुलासा किया है। We need to watch China because I think you're going to see China make a move for Bagram Air Force Base. And I think they're also making a move in Afghanistan and trying to use Pakistan to get stronger to go against India. चीन का दबदबा अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिए भी करना है। वो तालिबान पर अपना दबदबा बनाकर अफगानिस्तान से भारत को बाहर करने की प्लानिंग भी कर रहा है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में चला जाता है तो इससे भारत को तगड़ा झटका लगेगा। भारत ने अफगानिस्तान में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा चीन मध्य पूर्व के देशों में व्यापार के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करने की भी तैयारी में है। ऐसे में भारत के साथ दुनिया की नजर भी तालिबान और चीन के रिश्तों पर है। आज तक ब्यूरो। तालिबानी सत्ता के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद यकीनन हिंदुस्तान की चुनौतियां और मुश्किलें कई मोर्चों पर बढ़ने वाली हैं और उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। यूपी के कई शहरों में बच्चे बुखार से तप रहे हैं। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि मौत का खतरा सिर पर मंडराने लगता है। सबसे बुरा हाल फिरोजाबाद जिले का है, जहां यह बुखार अब तक 50 जिंदगियों के लिए काल बन चुका है। अस्पतालों में बेड भर गए हैं। माता पिता अपने बच्चों के इलाज के लिए भटक रहे हैं। परिवार वालों की परेशानी और सरकार की तमाम कोशिशों के बीच कुछ ऐसे नेता भी हैं जो मुश्किल के इस दौर में भी मानवीयता के बुनियादी उसूलों को ताक पर रख देते हैं। ये उन माता पिता की गुहार है जिनके मासूम बच्चे फिरोजाबाद में फैले बुखार में तप रहे हैं। तेजी से फैली बीमारी कई बच्चों को अपनी चपेट में ले चुकी है और कई बच्चे इस बुखार का शिकार भी बन चुके हैं। आलम यह है कि अस्पताल के बेड भरे हुए हैं। एक एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है और कई परिवार तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों के इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन जब मासूमों की जान बचाने के लिए परेशान माता पिता माननीय से गुहार की मदद लगाते हैं तो मदद की बजाय बीजेपी विधायक परिवार वालों को ही धमकी देते हैं। कोई नहीं सुन रहा है, 20,000 30,000 मैं कह रहा हूँ, अगर इस तरीके से तुम बात करोगे नहीं करने दे रहे ना, डॉक्टर करने दे रहे ना, कुछ कर रहे इस तरह बात करोगे तो नुकसान। अब विधायक की धमकी सुनने वाले इस शख्स की पीड़ा भी सुन लीजिए। अस्पताल के बाहर खड़ा शख्स आखिर इतना मजबूर क्यों हो गया कि अपने बच्चे को बचाने के लिए वो विधायक के सामने हाथ जोड़ने लगा। कुंडल धर के आया अपनी बीवी के, मैं मेरे पास डरे पैसे, ठीक है 2,000 खर्चा होगा। मैंने कहा मेरा बेड का खर्चा बच जाएगा बाहर का। अगर यहाँ गवर्नमेंट की दवा तुम्हें सरकारी दवा नहीं हो तो मुझको बाहर से लिख दो तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूंगा। अपने बच्चे का मेरा बाहर जाके 3,000 रुपया का बेड प्राइवेट में लगेगा तो मैं ये 3,000 रुपया से दवा लिख दो तो मैं प्राइवेट दवा ले आऊँ। बहुत परेशान हूँ, सुनने नहीं हो रही है। जाते हैं तो जो कह रहे थे मैं 12 साल की लड़की खत्म हो गई, जब कह रहे थे कर सही हो जाए सही हो जाए, आप तो बिल्कुल नहीं सुनाई कर रहे। जब आज तक संवाददाता ने बीजेपी विधायक से इस रवैये पर सवाल किया तो उनके सुर भी बदल गए। देखिए परेशानी तो इनकी जायज है क्योंकि घर में बच्चा है, तबीयत खराब है, लेकिन एकदम से अगर इस तरीके से अगर कोई बात होगी तो इलाज होने में कठिनाई होती है। तो मैं इनको धैर्य बंधा रहा हूँ, इलाज में कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो तड़प रहे हैं इस वक्त।
विधायक भले ही धैर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे बुखार में बीमार पड़े हैं वो धैर्य रखें भी तो कैसे। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि सांसें सदमे में आ जाती हैं। हालत यह है कि मौत तक का खतरा फौरन सिर पर मंडराने लगता है और कई परिवार के लाल इस बुखार का काल भी बन चुके हैं। माँ की दवा खिला के पता नहीं उसके हाथ पे ठंडे पड़ गए। उस रात को तो मैं सुबह हुई, फिर सुबह के बाद में मैंने कि उसको भर्ती कराएंगे, फिर अस्पताल ले गई यूनिटी में, लेकिन उसने कुछ सुनवाई नहीं हुई। पैसे तो खूब खर्च किए मैंने, 9-10 हज़ार रुपये लग गए थे मेरे। मैंने उधार लेके इधर उधर से मैंने दवा कराई। मैं तो गरीब हूँ, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला मेरी बच्ची को। फिरोजाबाद में बुखार का कहर शुरू होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया, बच्चों के इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। 2 दिन बाद लापरवाही बरतने के आरोप में सीएमओ का ट्रांसफर हुआ। 3 डॉक्टर भी सस्पेंड किए गए, लेकिन प्रशासन के इस एक्शन के बावजूद जमीनी हालात क्या हैं, वो देखिए। सैकड़ों बच्चों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा। निजी डॉक्टरों के भरोसे ही उनका घर पर इलाज चल रहा है। आप देखिए घर के अंदर की स्थिति क्या है। घर में बच्चे का इस वक्त इलाज चल रहा है। जब मैंने परिवार वालों से बात किया तो इनका कहना है कि अस्पताल में जगह न होने की वजह से इनको डॉक्टरों ने सलाह दी कि यहीं घर पर ही इलाज कराइए। राजीव कुमार का बेटा है और ये पिछले कई दिनों से बीमार है। इसको लगातार बुखार आ रहा है। रिपोर्ट भी डेंगू पॉजिटिव आई है और यहाँ पर इन लोगों के परिवार में घर के ही लोग डॉक्टरों की सलाह पर घर के अंदर यहाँ इनका इलाज कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें इलाज के बजाय अधिकारियों की झिड़कियां सुननी पड़ी। बैठने वाली चेयर कुर्सी बनी हुई है पत्थर वाली, उस पे लिटा के और उस पे डिप दिया जाता है। कहते हैं हम कहाँ से जगह लाएं, आप घर ले जाइए। बच्चों को बीमार कर करके यहाँ ला रहे हो, तो हम लोग अपने आप तो कर नहीं रहे हैं बच्चों को बीमार। बच्चों को सफाई भी रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं। मजदूर आदमी है, क्या करें हम लोग। फिरोजाबाद के अलावा बुखार के मरीज आगरा, कानपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज में भी मिल रहे हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर और गाजीपुर में भी बुखार फैल रहा है। इन जिलों में मिल रहे कई केस डेंगू के भी हैं। अब प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का सहारा ले रहा है। जन जन को जागरूक हम लोगों को करना है, उसी के लिए हम लोग आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे हैं। कुछ मोहल्लों में मैंने सुबह, कुछ मोहल्लों में अभी हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है कि लोग खुद आगे बढ़ के अपने घर की गंदगी दूर करें, अपने घर में जो पानी जमा है, जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं, उसको दूर करें। मुख्यमंत्री ने जब दौरा किया तो उसके बाद उन्होंने आदेश दिया और उनके आदेश के बाद ये यहाँ पर आप काम देख रहे हैं, ये काम पहले होना चाहिए और शासन प्रशासन को यहाँ पर पहले से जागरूक रहना चाहिए। स्थिति जिस तरीके से खराब है, बच्चों की ज्यादा मौत इनमें से हो रही है और इस वजह से अब यहाँ साफ सफाई का काम किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में बुखार की जानलेवा मार काबू में नहीं आ रही। प्रशासन बचाव के इंतजामों में लगा हुआ है ताकि जल्द इस कहर पर काबू पाकर लोगों की जान बचाई जा सके। फिरोजाबाद से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इस बार कुछ दुर्गा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी मूर्ति दिखेगी। टीएमसी के कुछ नेताओं ने ममता बनर्जी की ये प्रतिमा तैयार कराई है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की ये प्रतिमा 10 हाथ वाली होंगी, जिसके जरिए ममता बनर्जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में शुरू हुई 10 योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। वहीं बीजेपी ने देवी दुर्गा से तुलना को लेकर ममता बनर्जी का इससे उनका अहंकार बताया है। देखिए, ममता बनर्जी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप को मां दुर्गा के तुल्य समझने लगे हैं। इस कमेटी में टीएमसी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, तो ये सब चीज़ें उनके इशारों पर ही हो रही हैं। एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में बंगाल की महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में कई भाजपा के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, जिनके हाथों में बंगाल की जनता का खून है, वो अपने आप को अब मां दुर्गा के तुल्य
समझने लगी हैं। ये बंगाल के हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और ममता बनर्जी को उसको तुरंत रोकना चाहिए। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शोहरत के आसमान में चमकता एक सितारा आज डूब गया। छोटे पर्दे के सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला का ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से आज अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ का तन पंचतत्व में समा गया तो सिद्धार्थ अनंत में विलीन हो गए। उनकी अंतिम विदाई पर जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। देखिए। उड़ गया हंस अकेला। आत्मा का तन से विछोह तो एक दिन पहले ही हो गया था। मिट्टी का तन बचा था जिसे पंचतत्व में विलीन होना था। मुंबई के ओशिवारा के शमशान घाट पर फूलों से सजी अंतिम सवारी पहुंची। छोटे पर्दे के सबसे बड़े सितारे सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर उसमें से निकाला गया। जिंदगी का सफर यहीं खत्म हो गया। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के पंचभूत में समा गए सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला एक होनहार कलाकार थे जिन्होंने बहुत जल्द ही दुनिया छोड़ दी। ओशिवारा के इसी शमशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि वो अब नहीं रहे, लेकिन उनके काम के जरिए वो लाखों दिलों पर राज करते रहेंगे। बुधवार की सुबह ही सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया था। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल में रखा गया था। आज सुबह से ही सिद्धार्थ के घर पर सितारों का जमावड़ा होने लगा, क्योंकि उन्हें यही पता था कि कूपर अस्पताल से सिद्धार्थ का शव पहले उनके घर आएगा। सिद्धार्थ के घर राखी सावंत पहुंची, निक्की तंबोली पहुंची, रश्मि देसाई पहुंची, अर्जुन बिजलानी, विकास गुप्ता और दलजीत कौर भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी पहुंचे। अचानक फैसला हुआ कि अस्पताल से ही सिद्धार्थ का शव ओशिवारा शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। इसके बाद अस्पताल में लोग जुटने शुरू हो गए। अस्पताल के भीतर से सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर फूलों से सजी एम्बुलेंस में रखा गया। दोपहर 1:07 पर एम्बुलेंस में सिद्धार्थ अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल पड़े। सिर्फ 40 साल की उम्र में एक सितारा डूबा था। करोड़ों चाहने वालों की आंखें बरस रही थी। सारी कायनात आंसू बहा रही थी। दर्द का ये समंदर आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। आसमान ने भी जैसे आंसुओं की बारिश कर दी। सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा की गवाह ये एम्बुलेंस आगे बढ़ी तो उसके साथ सिद्धार्थ के चाहने वालों की भीड़ भी चलती रही। कूपर अस्पताल से ओशिवारा शमशान भूमि करीब 7 किलोमीटर दूर है, यानी करीब आधे घंटे का रास्ता। पूरे रास्ते उनके चाहने वालों का हुजूम खड़ा था। सभी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे थे। लोगों को पीछे खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला है कि सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी यहाँ पर आएगी, इनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा, तभी से यहाँ पर फैंस इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। सड़क के उस तरफ भी लोग खड़े हुए हैं, सड़क के इस तरफ भी लोग खड़े हुए हैं। ओशिवारा के शमशान घाट पर सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी सफर की आखिरी मंजिल थी। करीब 1:30 बजे एम्बुलेंस पहुंची। शमशान घाट पर लोगों का जमावड़ा होने लगा। हर आंख नम थी, हर चेहरे पर दर्द था। मैं अपना गम, अपना खुद की गम को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा जिंदा दिल आदमी आज जिंदा नहीं है। एक बहुत मेंटली और फिजिकली फिट, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा कलाकार जो इसने खोया है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी, पर्सनली भी और सोशली भी। इसी बीच पहुंची सिद्धार्थ की मां। इनके दर्द का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता कोई। आखिरी बार बेटे का चेहरा देखा तो फपक फपक कर रो पड़ी। सिद्धार्थ की सबसे खास दोस्त शहनाज गिल भी ओशिवारा शमशान घाट पहुंची। शहनाज सदमे में थी, जैसे सब कुछ गवा चुकी हो, पूरी तरह आंसुओं से तरबतर। सिद्धार्थ की जिंदगी के सफर की इस आखिरी मंजिल पर राहुल महाजन, रश्मि देसाई और अर्जुन बिजलानी जैसे दोस्त मौजूद थे। सिद्धार्थ की बहनें मौजूद थी। यहां मौजूद हर दिल में दर्द का समंदर उमड़ रहा था, लेकिन इनके आंसुओं में इतनी ताब नहीं थी कि ये विधि का विधान बदल पाते।
सच्चाई तो सामने थी। देखिए, पहले यहाँ से एम्बुलेंस में उतार के एक अंदर हॉल है, हॉल के अंदर वो जो स्टेज पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। तत्पश्चात वो जो मृत्युंजय शिव जी का जो जाप होता है, जो हमारे पंडित जी जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो कुछ होता है वो उन्होंने जाप किया उसका। और फिर जो हमारी जो बड़ी बहन है जो ब्रह्मा कुमारी में, तो वो सारसा परिवार हमसे जुड़े थे सिद्धार्थ शुक्ला जी के, तो उसमें उन्होंने कमेंट्री जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का, उस दिगंत आत्मा की शांति के लिए परम धाम में उनको जगह मुक्ति मिले, उस हिसाब से कमेंट्री होती है ब्रह्मा कुमारी की, वो बहनों ने किया और ओम का ध्वनि से उस दिगंत आत्मा को शांति दी। पंच तत्व में समाकर सिद्धार्थ अनंत में समा गए, करोड़ों दिनों की धड़कनों में समा गए। उनका तन तो खाक हो गया, लेकिन उनकी यादें अमर हो गई। विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में उनके सबसे करीब थी शहनाज गिल। इतने करीब कि उनकी जोड़ी का नाम ही सिडनाज हो गया था। लेकिन इस जोड़ी को शायद किसी की नजर लग गई। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी, शहनाज अकेली रह गई हैं। शहनाज जब ओशिवारा के शमशान घाट पर पहुंची तो जैसे सुध बुध खो बैठी। सिद्धार्थ शुक्ला फूलों से सजी एम्बुलेंस में मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर पहुंचे थे। शहनाज गिल वहां अपने भाई के साथ आई थी, अपने सबसे करीबी दोस्त सिद्धार्थ को आखिरी विदाई देने। उस दोस्त को विदा करने आई थी जो अचानक ही उनसे बिछड़ गया था। ओशिवारा शमशान घाट पर पहुंचकर खुद को संभाल नहीं पाई शहनाज, फपक फपक कर रो पड़ी, आंसुओं में डूब गई। कार में बैठी शहनाज का रो रो कर बुरा हाल था। शहनाज अपने भाई शहबाज के साथ पहले सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची, उसके बाद ओशिवारा के शमशान घाट के लिए रवाना हो गई। शमशान घाट पर पहुंचने के बाद शहनाज ने जैसे खुद पर काबू खो दिया, निढाल होकर कार में ही पस्त पड़ गई। सिद्धार्थ क्या गए, शहनाज की दुनिया ही जैसे उजड़ गई। वो दुनिया जो 2 दिन पहले तक कितनी हसीन थी। सिद्धार्थ और शहनाज की एक वेब सीरीज के लिए भी बात चल रही थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट अधूरा छूट गया। बुधवार की रात सिद्धार्थ जब सोए तो फिर गुरुवार की उनकी आंखें नहीं खुली। उनकी मां ने सिद्धार्थ के जिन 3 दोस्तों को बुलाया था उनमें शहनाज भी थी। सिद्धार्थ की मौत ने शहनाज को तोड़ कर रख दिया है। ओशिवारा शमशान भूमि पर सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के बाद सबसे आखिर में जाने वालों में शहनाज ही थी। लौटी तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हार कर लौटी हूं। विद्या के साथ अनुराग गुप्ता, मुंबई, आज तक। विधाता ने सिद्धार्थ की मां ऋतु शुक्ला की किस्मत जैसे आंसू में कलम डुबो कर लिखी थी, क्योंकि एक मां की चाहत होती है कि वो अपने बेटे के कंधों पर चढ़कर चिता तक पहुंचे। और यहां तो इस मां को ही कलेजे पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी विदाई देनी पड़ गई। शमशान में बेटे की सूरत आखिरी बार देखी तो फफक फफक कर उनकी मां रो पड़ी। वो मां जो अपने बेटे को देखकर जीती थी, वो मां जिसके लिए उसके बेटे में ही उसकी पूरी दुनिया बसती थी, वो मां जिसके लिए उसका बेटा ही उसकी जिंदगी थी। उस मां के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, जवान बेटा चला गया। जिस बेटे को अपनी गोद में खिलाया, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे को अंतिम विदाई देना कितना मुश्किल रहा होगा इस मां के लिए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी, ऊपर वाले से यही दुआ मांगी होगी कि ईश्वर ये दिन किसी को न दिखाए। एक मां की तमन्ना तो यही होती है कि वो बेटे के कंधे पर सवार होकर जिंदगी की आखिरी सफर पर जाए, लेकिन यहां तो विधाता ने सिद्धार्थ की मां की किस्मत में अंगारे भर दिए थे। कहां तो मां की आखिरी विदाई पर बेटा आता, यहां तो बेटे की आखिरी विदाई के लिए मां को आना पड़ा। दिल में दर्द का समंदर उमड़ने लगा तो मां की आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। सिद्धार्थ अपनी मां रीता शुक्ला के सबसे करीबी थे। करीब 16 साल पहले सिद्धार्थ के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद सिद्धार्थ की मां ने ही पूरा परिवार संभाला। सिद्धार्थ
तीनों भाई और बहनों में सबसे छोटे थे। इस नाते बहनों के दुलारे थे तो माँ की आंखों के तारे भी थे। खुद को वो अपनी माँ का बेस्ट फ्रेंड बताते थे। रीता शुक्ला की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब पति के निधन के बाद पूरा परिवार उन्हें संभालना पड़ा और अब उनका दुलारा आखिरी सहारा उनका लाडला बेटा चला गया। इस माँ के दर्द की कोई इंतहा नहीं है। अनुराग गुप्ता, मुंबई, आज तक। धरती का चमकता हुआ सितारा आसमान में कहीं इस वक्त टिमटिमा रहा होगा, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी सिद्धार्थ। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।